मेरी सारी गलतियों की सज़ा माँ ने मुझे सिर्फ एक बार में ही दे दी थी, जब 1 महीने तक माँ मृत्यु और जीवन से संघर्ष कर रही थी और मैं एक ही शहर में रहते हुए भी अनजान थी। माँ, तुम अपने साथ मेरा वजूद, अहंकार, दम्भ सब कुछ ले गई। तुम अनाथ थी ही नहीं माँ, तुम हमें अनाथ कर गई। फ़ोन की घंटी अचानक बज उठी। हर्ष की नींद न टूट जाए इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। मेरे हेलो कहते ही पापा का घबराया हुआ स्वर उभरा। निशा बेटे, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं समझ गई कि ज़रूर कोई चिंता वाली बात है, वरना पापा ऑफिस जाने के समय घर पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रोए भी है। मैंने जल्दी से हाँ कहा। हाँ कहकर फ़ोन रखा। हर्ष के कुछ ज़रूरी सामान बैग में रखकर मैं टैक्सी से घर की ओर चल पड़ी। अभी एक महीने पहले ही तो मायके से लौटी थी, तब तो माँ ठीक थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। घर पहुँचते ही मैं सीधे अंदर की ओर दौड़ी। माँ अपने बेडरूम में ही थी। पापा और सुशांत वहीं खड़े थे। सुशांत हॉस्टल से घर आया हुआ है, इसका मतलब बात ज़्यादा ही सीरियस है। मैंने माँ की ओर देखा। माँ एकटक मुझे ही देख रही थी। अब कुछ बोलोगी भी? ये 1 महीने में क्या हालत बना ली है आपने? मैं हमेशा की तरह माँ से झुंझलाकर ही बोल रही थी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तभी पापा डॉक्टर के साथ अंदर आ गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने माँ को मृत घोषित किया। मैं अचंभित थी कि ऐसा क्या हो गया कि माँ हम सबको छोड़कर चली गई। मैंने भागते हुए डॉक्टर को रोका। क्या हुआ था डॉक्टर मेरी माँ को? आपको नहीं मालूम कि उन्हें कैंसर था, जो इतनी देर से पता लगा कि कुछ करने को बचा ही नहीं। डॉक्टर तो चले गए, पर मुझ पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। पापा चुपचाप एक तरफ खड़े थे। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे क्यों नहीं बताया आपने? तुम्हारी माँ ने ही मना किया था। कहने लगी हर्ष बहुत छोटा है, उसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो वह जीते जी मर जाएगी, और तुम्हें भी वो परेशान नहीं करना चाहती थी। पापा उदास थे, इसलिए मैं चुप्पी लगा ली। लेकिन माँ की यह सब महानता मुझे अच्छी नहीं लगती। इतना भी नहीं सोचा कि मैं कितना तड़पूंगी उनके बिना। ऐसा नहीं था कि मैं माँ से प्यार नहीं करती थी। मैं शुरू से ही ऐसी मुँह फट और ज़िद्दी थी। माँ से भी हमेशा झुंझला कर ही बात करती थी। मैंने घर में माँ का वर्चस्व हमेशा निम्न देखा। कभी उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करते नहीं देखा। हमेशा हर बात वो पापा से पूछ कर ही करती। मेरी सहेलियों की माँ जैसी मेरी माँ एकदम नहीं थी। मेरी कभी उनसे बनती नहीं थी। पापा के अतिशय लाड़ प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था। अपनी हर बात मनवाना मेरा स्वभाव बन गया था। मेरी शादी के समय भी माँ के चेहरे पर सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो वो अधिकार का भाव। हर काम ताई से, पापा से पूछ कर ही कर रही थी। यहाँ तक कि शादी की शॉपिंग भी मैंने और पापा ने ही की थी। फिर जब हर्ष होने वाला था तब राजीव मुझे मायके छोड़ गए थे। माँ मेरी बहुत सेवा करती, पर मैं रोज़ाना ही उनसे उलझ पड़ती। एक दिन माँ फ़ोन पर बातें कर रही थी। प्रस्तुत संबंधी हर छोटी छोटी बात 2-3 बार पूछ रही थी। बस इतनी सी बात पर मेरा मूड उखड़ गया और मैंने माँ को खूब बातें सुना दी। 2 बच्चों की माँ होकर भी तुम इतनी सामान्य बातें पूछ रही हो? जो सुनेगा वो ही तुम पर हंसेगा। शायद हमारी देखभाल ही नहीं करना चाहती थी। बाद में मुझे बहुत ख़राब लगा। फिर मैंने माँ से माफ़ी भी मांग ली थी। हर्ष के जन्म
के समय माँ अत्यंत प्रसन्न थी। सब कुछ ठीक ही तो था। माँ थोड़ी थकी थकी सी लगती थी, लेकिन इतना कुछ घट जाएगा ये सोचा न था। ताई जी की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। माँ को हॉल में लिटा दिया गया। ताई जी मुझसे माँ की साड़ी मांग रही थी। मैं दुखी मन से माँ की अलमारी में से साड़ी निकालने लगी। एक सुर्ख लाल की रंग साड़ी हाथ में आई। कई बार माँ को ये साड़ी करवा चौथ पर पहनते देखा था। मैंने वही निकाल ली। तभी साड़ी में से एक डायरी निकल कर मेरे पैरों के पास गिरी। माँ की अलमारी से डायरी मिलना घोर आश्चर्य था, क्योंकि मैंने माँ को कभी पढ़ते लिखते नहीं देखा था। पढ़ने की उत्कृष्टता चरम पर थी, पर समय अनुकूल नहीं था, इसलिए डायरी अपने कमरे में रख मैं पुनः हॉल में आ गई। फिर जैसे सब कुछ तंत्र वंत्र हो गया। माँ का पार्थिव शरीर अंतिम क्रियाक्रम के लिए ले जाया गया। राजीव मेरे साथ ही थे। हर्ष को उनके पास सुलाकर मैं चुपचाप डायरी लेकर बालकनी में बैठ गई। डायरी का हर पृष्ठ जैसे मोती के अक्षरों से भरा था। ऐसे लगता था जैसे डायरी माँ की सहेली हो। पहले पन्ने पर मम्मी पापा की शादी की तारीख पड़ी थी। माँ ने वही से लिखना शुरू किया था। आज मेरी शादी है। पता नहीं कैसे लोग होंगे। मैंने तो आज तक परिवार नहीं देखा। क्या मैं विवाह के बाद की जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगी? जब से होश संभाला है, खुद को अनाथ आश्रम में पाई हूँ। वार्डन दीदी के आदेशों का पालन किया। अधिकार प्रयोग करने से डर लगता है। फिर कुछ पन्ने खाली थे। उसके बाद माँ ने फिर लिखा, दीपक बहुत अच्छे इंसान है। इतने अच्छे कि सुहागरात के दिन ही निशा और सुशांत का दायित्व मुझे सौंपते हुए कहा, मैं चाहता तो किसी भी लड़की से विवाह कर सकता था, पर माँ विहीन तुम इतनी तकलीफ़ों को बेहतर समझोगी, इसलिए तुमसे शादी की। सुमन, मैं अब पिता नहीं बनना चाहता। मैंने भी मूक सहमति दे दी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आगे नहीं पढ़ूंगी तो माँ का इतना बड़ा राज हमेशा छिपा था। निशा और सुशांत बड़े हो गए थे। सुशांत हॉस्टल चला गया है। निशा की शादी में बड़ा अरमान था कि शॉपिंग करूं, पर दीपक ने कहा तुम्हें अनुभव नहीं है, रहने दो। मन हुआ कि कहूँ, मुझे तो बच्चे पालने का भी अनुभव नहीं था, फिर भी आपने मुझसे शादी तो की ना। निशा मुझसे बड़े घर की औरतों के हाव भाव ढूंढती है। कभी मेरी बेटी बनकर मेरे करीब नहीं आती, हमेशा उखड़ी रहती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊँ कि उससे प्रसव की पीड़ा तकलीफ कुछ भी तो मालूम नहीं, तो बांट कैसे सकती हूँ, और न ही कोई झूठा दिलासा दे सकती हूँ। जब मेरे वो दर्द सहा ही नहीं तो बांटूंगी कैसे। निशा माँ बन गई। कितना कोमल स्पर्श है मुन्ने का। निशा कितनी खुश थी। क्या माँ बनने के बाद ऐसा ही प्रसन्नता होती है। फिर कुछ पन्ने खाली थे। शायद माँ को समय नहीं मिला था। माँ ने आखिरी पन्ने पर लिखा था, आजकल बहुत जल्दी थक जाती हूँ, काम नहीं कर पाती। सोचती हूँ दीपक के साथ डॉक्टर के पास जाऊँ, पर अभी घर में सब कितने खुश थे निशा और मुन्ने के साथ। मेरी तबीयत का सुनकर सब परेशान हो जाएंगे। बाद में बताऊंगी। उनके बाद की पूरी डायरी खाली थी। मैं स्तब्ध थी। मेरी सारी गलतियों की सज़ा माँ ने मुझे सिर्फ एक बार में ही दे दी थी, जब 1 महीने तक माँ मृत्यु और जीवन से संघर्ष कर रही थी और मैं एक ही शहर में रहते हुए भी अनजान थी। माँ, तुम अपने साथ मेरी वजूद, अहंकार, दम सब कुछ ले गई। तुम अनाथ थी ही नहीं माँ, तुम हमें अनाथ कर गई। मैं माँ से बार बार माफ़ी मांग रही थी, पर आज मेरी माँ पास नहीं थी। मैं अस्तित्वहीन हो माँ के अस्तित्व में ही स्वयं की तलाश कर रही थी।
दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।